सहारा प्रणाम, स्वागत है आपका। मैं हूं दिनेश गौतम। बलात्कार की रोज होती वारदातें और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध ने यह भी साफ कर दिया कि एक सख्त कानून की जरूरत है और जरूरत है उस पर सख्ती से अमल की। लेकिन वर्मा कमेटी के प्रस्ताव से सरकार की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं, क्योंकि इससे पुलिस के साथ साथ औद्योगिक संस्थाएं और सेना भी सहमत नहीं है। वर्क प्लेस में सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर कंपनियों पर दबाव बढ़ा दिया तो सेना पर भी दबाव बन गया है। सेना के किसी जवान की गलत हरकत पर कमांडर लेवल के अधिकारी की जिम्मेदारी तय करने के सुझाव पर सेना बिफर गई है, जबकि दागी नेताओं के लिए दी गई गाइडलाइंस से सियासी पार्टियां भी कशमकश में हैं। आज हम कानून पर कशमकश में करेंगे चर्चा। दिल्ली गैंगरेप के बाद पूरे देश में फैले आक्रोश के बाद चारों तरफ से आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग उठी थी। ऐसे में मौजूदा कानून कितना पर्याप्त है और क्या संशोधन की कोई गुंजाइश है, इसी को लेकर सरकार ने रिटायर्ड चीफ जस्टिस जेएस वर्मा की अगुवाई में 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई। साथ ही वेंकैया नायडू की अगुवाई में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने, उनकी अस्मत सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई कमेटी ने भी कुछ सुझाव दिए, जिसे क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल 2012 में शामिल कर पिछले महीने संसद में पेश भी कर दिया गया। लेकिन अब सरकार के लिए मुश्किल यह है कि वर्मा कमेटी की रिपोर्ट में बताए सुझाव को भी शामिल करना पड़ेगा। ऐसे में इस काम में वक्त लगेगा। लेकिन जो देश का मूड है, जो देश सोच रहा है, उसके मुताबिक सरकार जल्द से जल्द महिलाओं के खिलाफ अपराध पर कड़े कानून को सामने लाना चाहती है। लेकिन वर्मा कमेटी के सुझावों को लेकर भी असमंजस बना हुआ है, क्योंकि नेताओं के चुनाव लड़ने और दागी नेताओं को टिकट देने पर पार्टियों को विचार करने का मशवरा देकर भी वर्मा कमेटी ने सियासी दलों के माथे पर बल डाल दिए हैं। ऐसे में सरकार को कानून के जरिए समाधान खोजना होगा और महिलाओं के लिए कानून की शील्ड तैयार करना होगा, और यह काम जाहिर है पेचीदा हो चला है। यह कितना मुश्किल और कितना आसान होगा। पहले से एक कानून है, लेकिन जाहिर है उसको पर्याप्त नहीं समझा गया। किस अपराध के लिए कौन सी सजा हो, उस अपराध को डिफाइन करने पर भी नए सिरे से आवश्यकता महसूस की गई है। अपराध अगर होता है तो क्योंकि वो व्यक्ति अगर किसी संस्था में किसी जगह पर काम कर रहा है तो वो जिम्मेदारी किसी और पर भी आयद होगी। जस्टिस वर्मा ने यह भी कहा यह भी गया है कि क्योंकि राजनीतिक जो बिरादरी है उस पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है किसी भी लिहाज से समाज में, उनको इस बात का ख्याल रखना होगा कि वो किस तरीके के लोगों को अपनी तरफ से फील्ड कर रहे हैं। कहीं वो दागी तो नहीं है, उन पर किसी तरह के आरोप तो नहीं है, आपराधिक पृष्ठभूमि के तो वो लोग नहीं हैं। और इस बात को लेकर सियासी पार्टियों में भी एक खींचतान देखने को मिल रही है। ऐसे में वो कानून जिसका तसव्वुर ये समाज कर रहा है कि उसके आ जाने के बाद ऐसी घटनाओं पर अंकुश लग जाएगा, उसको मूर्त रूप देना और कानून बन जाने के बाद उसको इन्फोर्स करना, उसको लागू करना, उसे व्यवहार में भी लेकर आना, यह कितना मुश्किल होने वाला है। आज इसी पर करेंगे चर्चा और इसके लिए हमारे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान। हम उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ ही देर में आप जैसा देख रहे हैं केटीएस तुलसी साहब आपको अभी दिखाई देने लग गए हैं, हमारे साथ वो चर्चा में जुड़ेंगे। यहां स्टूडियो में हमारे साथ एडवोकेट संतोष त्रिपाठी जी होंगे, सोशल एक्टिविस्ट रंजना कुमारी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे, हम ऐसे उम्मीद कर रहे हैं। और इलाहाबाद से जुड़ चुके हैं रिटायर्ड जस्टिस गिरधर मालवीय साहब, वो भी आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं और फिलहाल बताया जा रहा है कि हम उनसे बातचीत की शुरुआत कर सकते हैं। गिरधर मालवीय साहब और केटीएस तुलसी साहब, अगर आपको आवाज आ रही है तो आप दोनों का बहुत स्वागत। मालवीय साहब, जस्टिस वर्मा की तरफ से दिए गए ये सुझाव, और उनको जाहिर इतने सारे सुझाव मिले जिनको क्लब करके उन्होंने अपनी तरफ से अपनी बातें रखी हैं। कल हमने चर्चा की थी और यह जानने की कोशिश की थी पुलिस के आला अधिकारियों से कि, लेकिन उससे पहले आपको ले जाना होगा एक अहम खबर की तरफ। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का देश के नाम उद्बोधन, आइए वहां। Did not win freedom from the British in order to deny freedom to Indians. The Constitution represented a second liberation, this time from the stranglehold of traditional inequity in gender, caste, community, along with other fetters that had chained us for too long. This inspired a cultural evolution which put Indian society on the track to modernity. Society
changed in a gradual evolution, for violent revolution is not the Indian way. Change across the knotted weaves of the social fabric remains a work in progress, impelled by periodic reform in law and the momentum of popular will. In the last 6 decades, there is much that we can be proud of. Our economic growth rate has more than tripled. The literacy rate has increased by over 4 times. After having attained self-sufficiency, now we are net exporters of food grain. Significant reduction in the incidence of poverty has been achieved. Among our other major achievements is the drive towards gender equality. No one suggested this would be easy. The difficulties that accompanied the first quantum leap, the Hindu Code Bill enacted in 1955, tell their own story. It needed the unflinching commitment of leaders like Jawaharlal Nehru and Babasaheb Ambedkar to push through this remarkable legislation. Jawaharlal Nehru would later describe this as perhaps the most important achievement of his life. The time has now come to ensure gender equality for every Indian woman. We can neither evade nor abandon this national commitment, for the price of neglect will be high. Vested interests do not surrender easily. The civil society and the government must work together to fulfill this national goal. Fellow citizens, I speak to you when a grave tragedy has shattered complacency. The brutal rape and murder of a young woman, a woman who was symbol of all that new India strives to be, has left our hearts empty and our minds in turmoil. We lost more than a valuable life. We lost a dream. If today young Indians feel outraged, can we blame our youth? There is a law of the land, but there is also a higher law. The sanctity of a woman is a directive principle of that larger edifice called Indian civilization. The Vedas say that there is more than one kind of mother: birth mother, a guru's wife, a king's wife, a priest's wife, she who nurses us, and our motherland. Mother is our protection from evil and oppression, our symbol of life and prosperity. When we brutalize a woman, we wound the soul of our civilization. It is time for the nation to reset its moral compass. Nothing should be allowed to spur cynicism, as cynicism is blind to morality. We must look deep into our conscience and find out where we have faltered. The solutions to problems have to be found through discussion and conciliation of views. People must believe that governance is an instrument for good, and for that we must ensure good governance. Fellow citizens, we are on the cusp of another generational change. The youth of India, spread across villages and towns, are in the vanguard of change. The future belongs to them. They are today troubled by a range of existential doubts. Does the system offer due reward for merit?
Have the powerful lost their dharma in pursuit of greed? Has corruption overtaken morality in public life? बहुत कुछ ऐसा है गुजरे वक्त में जो हमने हासिल किया है जिस पर हम गर्व कर सकते हैं, लेकिन खास तौर से राष्ट्रपति उन बातों का जिक्र कर रहे हैं जिन्होंने हाल में हम सबको एक चुनौती की तरह परेशान किया है। अब उसका समाधान निकालने की दिशा में हमको कदम बढ़ाने चाहिए। उन्होंने खास तौर से बीती 16 दिसंबर को उस घटना का जिक्र किया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। उन्होंने कहा कि हमारी कॉम्प्लेसेंसी को शैटर करने वाली वो घटना थी, और उसके बाद युवाओं का, यूथ का जो आक्रोश सड़कों पर दिखाई दिया, क्या किसी भी तरह से उसको हम नाजायज कह सकते हैं? जाहिर है वो वक्त आ गया है जब हमें अब कुछ ठोस करना चाहिए, और इसी पर हम कर रहे थे चर्चा जबकि राष्ट्रपति का देश के नाम संदेश आना शुरू हुआ और हम आपको उस तरफ ले गए। लेकिन बड़ा सवाल यही, हम महसूस कर रहे हैं जरूरत इस बात की कि एक कड़ा कानून होना चाहिए, एनफोर्समेंट एजेंसीज उसको लागू करने में कोई कोर कसर न छोड़ें, समाज में एक खास तरह की संवेदनशीलता की जरूरत है, लोगों को सेंसिटाइज किया जाए इसकी जरूरत है, लोग जागरूक हों, समझें कि उनकी जिम्मेदारी क्या है, और किसी भी खासतौर से लैंगिक असमानता का जिक्र अभी राष्ट्रपति कर रहे थे, इसको मिटाना हमारे समाज में ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, और इसको दूर करने की दिशा में ही वो कदम उठाया गया जबकि ये कहा गया कि जस्टिस वर्मा, उनकी अगुवाई में वो 2 लोग और मिलकर तमाम लोगों से, जो अलग अलग संगठन हैं, इंडिविजुअल्स हैं, एक राय इकट्ठा करने के बाद एक ऐसा स्वरूप, एक ऐसा फॉर्मेट पेश करें जिसको कि एक कानून की शक्ल दी जा सके, उसमें कहां कहां सुधार करने की गुंजाइश है वो भी वो बताएं और उस लिहाज से कदम आगे उठाए जाएं। लेकिन उन्होंने जो सुझाव दिए हैं उसके बाद यह लगने लगा है कि क्या इसको धरातल पर उतारना, और वो भी जल्दी उतारना, क्योंकि लोगों की यह मांग है कि अब जल्दी कुछ किया जाए, क्या यह मुमकिन है? समस्याएं कहां कहां हैं, व्यावहारिक तौर पर अमल में लाने में उसको कहां हमें ज्यादा बड़ी चुनौतियां देखने को मिलेंगी, इसी पर करेंगे हम चर्चा। और जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे उन तमाम खास मेहमानों का जो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे, उसमें संतोष त्रिपाठी जी हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में वरिष्ठ वकील हैं, जुड़ चुके हैं। केटीएस तुलसी साहब आपको नजर आ रहे हैं, कानून के बड़े जानकार हैं, और मालविया जी से तो खैर हम बातचीत की शुरुआत कर ही रहे थे जबकि हमको राष्ट्रपति के उस संदेश की तरफ जाना पड़ा। मालविया साहब, जो रिकमेंडेशंस दिए गए हैं, कहा यह जा रहा है कि बहुत सारी कमेटीज कई सारे मसलों पर, जो कि बहुत अहम मुद्दों पर जहां पर राय मांगी जाती है, वो रिपोर्ट तैयार करती है, लेकिन उसको अमल में लाना कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस बार आपको क्या नजर आता है? नहीं, इस बार कोई मुश्किल होनी चाहिए नहीं, क्योंकि वर्मा साहब ने बहुत स्पष्ट रिपोर्ट दी है और बड़े अच्छे सुझाव भी उनके हैं। उनमें कुछ और हो सकता है और एडअप करने की उसमें आवश्यकता हो, लेकिन उसमें इंप्लीमेंटेशन में कोई देरी करने की कोई विशेष कारण या वजह मुझे नहीं समझ में आ रही है। क्या वाकई कोई विशेष वजह नहीं है? क्योंकि इसमें पॉलिटिकल विल सबसे अहम है। राजनीति ये समझे, राजनीतिक बिरादरी इस बात को महसूस करे कि हाँ वाकई अब समाज को कुछ दिए जाने की जरूरत है ताकि इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लग सके, लेकिन क्या वो इसके लिए तैयार है? पूरे तंत्र पर एक तरह का प्रेशर लोगों के आक्रोश और उनके आंदोलन की वजह से दिखाई दिया, लेकिन क्या ये दबाव सतत रूप से महसूस किया जा रहा है? एक ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, भारतीय गर्व से बतला रे, ओ जुड़ जा रे, ओ जुड़ जा रे, जुड़ जा रे, जुड़ जा रे।
शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। To be a part of a legacy that few can claim, truly a feeling that words cannot describe. Rotary watches, be a part of a legacy. अरे तू कब पकड़ेगा बड़े शहर का रास्ता? पढ़ाई तो बहुत करी थी। पढ़ाई तो की है काका, यहीं पर कुछ करने के लिए। यहाँ बनेगा मेरा कॉल सेंटर। बेटा तूने तो शहर का नक्शा ही बदल दिया। जो रास्ता छोटे शहर से बड़े शहर तक जाता है, वही रास्ता बड़े शहर से छोटे शहर भी तो आ सकता है। हीरो HF डीलक्स, पावर स्टार्ट, एलॉय व्हील्स, आकर्षक ग्राफिक्स और सीट पे नया इंडियन। हीरो HF डीलक्स, नए इंडियन की डीलक्स बाइक। ये कौन है? ये है मम्मी और ये है पापा। एक दिन आपको भी ऐसा ही राजकुमार मिलेगा। वाह, ये भी मिलेगा? हाँ। कैसे मिलेगा? सोने का रेट तो बढ़ता ही जा रहा है और इसकी शादी तक क्या पता कहाँ पहुँचेगा। टेंशन मत लो, पीसी ज्वेलर की ज्वेल्स फॉर लेस स्कीम है ना, जिसमें 12 किश्तें देंगे हम और 2 किश्तें देंगे PCJ। है ना फायदे का सौदा? ज्वेलर फॉर जेनरेशंस, पीसी ज्वेलर। फ्लोरिंग सिर्फ दिखती अच्छी है या कुछ खूबियां भी हैं? ये है स्क्रैच रेजिस्टेंट, वाटर और स्टेन रेजिस्टेंट, टर्माइट रेजिस्टेंट और है इजी टू मेंटेन। चलती भी लंबी है। यानी मुझे भी इससे प्यार कर लेना चाहिए। Action Tessa laminate wooden flooring with German technology. Get ready to be floored. Latest computer, original software. और UPS? Of course, Microtech UPS. Microtech UPS. चले सालों साल आपके दादा का रखे ख्याल। So what really makes you? You. True Platinum. कानून पर कशमकश है, कोशिशें शुरू हो गई हैं, लेकिन इसको अमल में लाना कितना आसान या मुश्किल होगा? केटीएस तुलसी साहब, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? वर्मा समिति की सिफारिशें, इसको अमल में लाया जाना, ये कितना आसान या मुश्किल होने वाला है? जी हाँ, मैं सबसे पहले तो जस्टिस वर्मा साहब को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने मिसाल कायम की है कि 26 दिन के अंदर एक इतनी अहम रिपोर्ट तैयार करके सौंप भी दी है और ये उन कमीशंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो कि 10-10 साल और 20-20 साल इंक्वायरी चलाते हैं। मगर आपके सवाल का जवाब ये है कि ये बहुत अच्छे सुझाव हैं जो कानून में तब्दीली की बात है और कानून में तब्दीली तो हो ही जाएगी क्योंकि हम कानून बनाने में बहुत चुस्त हैं मगर कानून को इंप्लीमेंट करने में बहुत सुस्त हैं। उसकी इंप्लीमेंटेशन क्या होगी? ये कह देना कि 2 महीने के अंदर रेप केस का फैसला हो जाएगा आसान है। कानून में भी लिखा हुआ है, सेक्शन 309 में CRPC के जो अमेंडमेंट हुई 2008 में, उसमें यह लिखा हुआ है कि रेप केस का फैसला 2 महीने में होगा। मगर आज भी 95,000 रेप केसेस से ज्यादा पेंडिंग हैं। 95,065 रेप केसेस पेंडिंग थे 2012 के शुरू में, उससे ज्यादा ही होंगे अभी भी। 3,80,000 केसेस हैं 498 क्रूअल्टी ऑन विमेन, उनके घर के अंदर जो उनके साथ होता है। हर 61 मिनट में एक डाउरी डेथ होती है। हम एक महिला की हत्या कर देते हैं उसके घर के अंदर पैसे की वजह से, डाउरी की वजह से। ये डाउरी डेथ्स हैं, ये कोई फेक नहीं होती। हर 61 मिनट में एक डाउरी डेथ होती है, हर 22 मिनट में एक रेप होता है। अगर हम फैसला 95,000 केसेस रेप केसेस का कब तक करेंगे? अगर 10 साल बाद करेंगे तो उसका मतलब ही क्या है? इस कानून में तब्दीली हो जाएगी, फिर भी अगर केसेस का फैसला 10-10 साल 15-15 साल तक नहीं होगा तो इस कानून में तब्दीली का भी क्या फायदा होगा समाज को? समाज तो ये चाहता है कि जो कानून की प्रणाली है, इंसाफ की प्रणाली है, वह सक्रिय हो। वो अगर 2 महीने में कहते हैं तो 2 महीने में फैसला हो।
सिर्फ 1 या 2 केसेस का नहीं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में 1 केस चला जाएगा या 100 केस चले जाएंगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तुलसी साहब, 95,000 रेप केसेस पेंडिंग है। एक कदम और आगे की बात हो गई। ये तो बात हो गई उस पूरे रिफॉर्म की जो हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लेकर करते हैं कि कैसे जल्दी से जल्दी वो जो पीड़ित है उसको इंसाफ मिले। लेकिन जैसा आपने कहा कि हम कानून बनाने के मामले में चुस्त हैं, क्या ये चुस्ती इस बार इस कानून के मसले में भी दिखाई देगी? क्योंकि पेचीदगियां कई किस्म की हैं। अब जैसे समिति ने जो सुझाव दिए हैं उसमें यह भी कहा गया है कि जो पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी है वो इस बात का ध्यान रखे कि वो कैसे लोगों को चुनाव के दरमियान फील्ड करते हैं, कैसे लोग हैं, कहीं वो दागी तो नहीं है, उनके ऊपर इस तरह के इल्जाम तो नहीं है। कहीं ऐसे लोगों को अगर वही बढ़ावा देंगे तो फिर समाज में किसी तरह के परिवर्तन की उम्मीद कैसे की जाए? अब जैसे ये कहा गया कि सेना में जो कमांडर है उसके नीचे जो जवान आते हैं, अगर उनमें से किसी ने ये किया तो उनकी भी जिम्मेदारी आयद होनी चाहिए। और इसको लेकर उन्होंने विरोध दिखाना शुरू कर दिया कि भाई ऐसा हम कैसे कर सकते हैं कि हम सुनिश्चित करें कि हमारे नीचे अगर 5,000 50,000 जवान है तो हम सबको ये सुनिश्चित करें कि वो कहीं उनमें से कोई ऐसा काम नहीं करेगा। कंपनियों को लेकर, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को लेकर कहा जा रहा है कि वे सुनिश्चित करें कि वर्कप्लेस में कहीं ऐसा ना हो, उनके यहां से काम करने के बाद घर जाते हुए या वहां काम के लिए आते हुए उनके साथ कहीं ये ना हो, ये भी सुनिश्चित किया जाए। कंपनियां भी इस बारे में सोच रही हैं, कई जगहों पर तो फरमान भी हो गया है कि चलिए तो फिर अगर ऐसा है तो मेल एम्प्लॉयज को ही हम प्राथमिकता देते हैं। इस तरह की कई चुनौतियां हैं। कानून की बनाने की चुस्ती क्या इस बार भी दिखाई देगी या कितनी पेचीदगियां हैं उस पर करेंगे चर्चा। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। बलात्कार के खिलाफ देश के बदले मिजाज ने सरकार और तंत्र को मुस्तैद होने पर मजबूर किया और कड़े कानून का अक्स तैयार करने के लिए बनी जस्टिस वर्मा कमेटी ने वर्कप्लेस पर महिलाओं की सुरक्षा को देने की जिम्मेदारी कंपनियों पर डालना मुनासिब समझा। यही नहीं, कंपनियों को आरोपी कर्मचारी और शिकायतकर्ता के बीच समझौता कराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। साथ ही ये सुझाव देकर कि किसी महिला के साथ बार बार दुर्व्यवहार होता है तो जिम्मेदारी कंपनी पर होगी और शिकायत करने वाली महिला को जांच के दौरान उसकी मर्जी के ट्रांसफर या छुट्टी पर नहीं भेजा जा सकता। वर्मा कमेटी ने उसके सुझाव पर कंपनियां मुश्किल महसूस कर रही हैं और इस पर पूरी तरह अमल कर पाने में पेच दिखाई दे रहे हैं। अगर ये मान भी लिया जाए कि ये इंक्लूड कर लिया जाएगा उस कानून में जिसको अमली जामा पहनाने की बात की जा रही है, तो इसके फॉल आउट क्या होंगे? हमारे साथ रंजना कुमारी भी जुड़ गई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। रंजना जी, जस्टिस वर्मा के सुझाव और उसमें एक पहलू ये भी जो प्राइवेट संस्थानों पर लागू होता है, वहां काम करने वाली महिलाएं और उनकी सुरक्षा के लिए जो जिम्मेदारी तय करने की बात की जा रही है, उसको अमल में लाना कितना व्यवहारिक दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो महिलाएं काम करती हैं उनमें सबसे ज्यादा काम करने वाली महिलाएं कॉरपोरेट में हैं, जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं उसमें हैं। और खास तौर से विशाखा गाइडलाइंस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये बात स्पष्ट की थी कि सारी कंपनियां इस तरह की कमेटी बनाएंगी जो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, जो काम की जगह पर इस तरह के यौन शोषण के मामले आते हैं या परेशानी खड़ी करने के मामले आते हैं, उन लोगों के बारे में कुछ न कुछ करेंगी। लेकिन कंपनियों ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, ना ही किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी की जेंडर पॉलिसी है। तो ना जेंडर पॉलिसी है, ना ही कोई इंस्टीट्यूशन है जहां पर कि वो इस तरह की शिकायतों को सुने और उन शिकायतों का कोई समाधान ढूंढे। और खास तौर से आजकल के समय में तो इतनी ज्यादा महिलाएं काम कर रही हैं कि उनके लिए कोई न कोई व्यवस्था करना जरूरी है। और यही कारण है कि वर्मा कमीशन ने इस पूरी समस्या का संज्ञान लिया और उसके लिए सुझाव दिया है उन्होंने। तो ऐसे में अगर ऐसे में ये देखा जाएगा कि कंपनियां इस बात को नहीं लागू करना चाहती हैं या लागू करने में समर्थ हैं, तो निश्चित तौर पर अगर ये तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का उल्लंघन तो वो कर ही रही हैं और साथ साथ में अगर सरकार इसको लेजिस्लेट करती है तो वो उसका भी उल्लंघन करेंगी। तो मुझे लगता है कि देश के अंदर महिलाओं को सुरक्षित रखना है तो कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा का उतना ही ध्यान देना पड़ेगा जितना कि बाकी। यहाँ पे भी उस इच्छा शक्ति की जरूरत है और आप साफ ये खुद ही कह रहे हैं कि वो तो दिखाई नहीं दिया। संतोष जी, ऐसे में उम्मीद क्या की जाए? देखिए, सबसे बड़ा सवाल है सरकार के ऊपर कि सरकार अपने नागरिकों को सुरक्षा कैसे देना चाहती है, चाहे वो कामकाजी महिलाएं हों या वो 6 साल की बच्ची हो या पार्क में खेलती 3 साल की बच्ची हो। इन सबको सुरक्षा देने की जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार अपनी जिम्मेदारी को शिफ्ट नहीं कर सकती है। किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में
ऑर्गेनाइजेशन के भीतर तो एक लाइबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन की कि वो एक डिसिप्लिन एटमॉस्फेयर को क्रिएट करेगा, लेकिन सड़क की जिम्मेदारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं ले सकती है। घर के 10 कदम पहले अभी नोएडा के जो मामले में देखा गया कि स्क्वाड भी गया था, लेकिन 10 कदम पहले ही उस लड़की को किडनैप कर लिया गया, बलात्कार किया गया। और जब उसके गार्जियन रिपोर्ट लिखाने के लिए थाने में गए तो थाने का रवैया ऐसा था जैसे वहां पे वो बलात्कार कुछ ज्यादा हल्का था जितना कि वो जिल्लत उन लोगों ने थाने में उठाई। वर्मा कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट दिया हुआ है उसमें उन्होंने साफ कहा है, पुलिस के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया। सवाल ये है, इस पर हम आ रहे हैं। आपने जो कुल मिलाकर यहां जो अंडरलाइन किया वो ये कि जिम्मेदारी बनती है, खासतौर से वर्क प्लेस में अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काम कर रही हैं, वर्क प्लेस के अंदर तो बनती है, लेकिन ये इसको लेकर जो एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे दिया जाता है कि पूरे तौर पर जिम्मेदारी उनकी होगी। ये कहीं शायद जिम्मेदारी शिफ्ट करने जैसा भी देखा जा रहा है। ये बिल्कुल ही जिम्मेदारी शिफ्ट करने जैसा ही है, क्योंकि 300 कर्मचारी अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में है या 200 हैं या 50 हैं, ये संभव नहीं है कि 50 आदमी के लिए 50 स्क्वाड हम रखें और उन्हें घर तक की हम फैसिलिटी दें, हर बीट कांस्टेबल है हर सड़क के लिए, और उसमें तो ये सरकार की सुरक्षा है। बिल्कुल, जब गलियों में ऐसा हो रहा है, वारदातें कहीं भी हो जा रही हैं, इसमें कहां तक उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाएगी, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, कुछ और मुद्दों पर होगी बात। कानून पर कशमकश, बलात्कार पर सुझाए जस्टिस वर्मा कमेटी के प्रस्ताव के दायरे में सेना भी आ गई है। कमांड रिस्पांसिबिलिटी के तहत वर्मा कमेटी ने सुझाव दिए हैं कि अगर जूनियर ऑफिसर रेप या अभद्रता जैसा कोई गुनाह करता है तो उसके लिए उसके सीनियर ऑफिसर को भी दंडित किया जाना चाहिए। लेकिन इसी पर भी आवाजें मुखर होने लगी हैं। एक कमांडर की कमांड में 1000 जवान के आसपास और उनकी पोस्ट का दायरा भी 5 किलोमीटर का। ये हो सकता है कि कोई जवान छुट्टी पर गया हो और ऐसे में कमांडर उसकी जिम्मेदारी कैसे उठा सकता है। जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट इलाकों में सेना का काम और भी मुश्किल भरा हो सकता है। ऐसे में सेना को बदनाम करने और आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को कम करने के लिए उपद्रवी तत्व ऐसे कानूनों का बेजा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सेना और गृह मंत्रालय की नजर ऐसी आशंकाओं को लेकर भी, लिहाजा सेना भी वर्मा कमेटी के इस प्रस्ताव से खिन्न है। मालिया साहब, अब इस पर क्या एक सुझाव दिया गया है जिसको और बारीकी से देखे जाने की और इनकॉर्पोरेट किए जाने की जरूरत है? क्योंकि वर्मा साहब ने जैसा खुद ये कहा जा रहा है कि बड़ी जल्दी इन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं, तो इसमें सिर्फ इशारा समझ लिया जाना चाहिए और उसमें बारीकियों का ध्यान देकर इसको अमल में लाया जाना चाहिए, या वाकई जो फोर्सेस इस बारे में सोच रही हैं उनकी आशंकाएं जायज हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, वर्मा साहब ने जितनी बातें कही हैं उनके ऊपर तत्काल विचार करना चाहिए, क्योंकि विलंब करने में कोई फिर उसका पर्पस नहीं अचीव होता है। और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, जैसा तुलसी साहब ने कहा, इम्प्लीमेंटेशन फौरन होना चाहिए। फौरन होने में कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ पॉलिटिकल विल होना चाहिए कि हमने इसमें सुझाव दिया है और इसका इम्प्लीमेंटेशन हो। और जुडिशरी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसके लिए बिल्कुल खुद ही बहुत ज्यादा तत्पर हैं। किस तरह से इन केसेस को निपटाया जाए, इसके ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। उसमें तत्काल उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत आवश्यक है। सेना के संदर्भ में जो सुझाव है तुलसी साहब, इसको आप कैसे देखते हैं? जी, मैं समझता हूं कि इससे बहुत डिमोरलाइजेशन हो सकती है फोर्सेस में, क्योंकि जिस परिस्थिति में हमारी सेना या जो पैरामिलिट्री फोर्सेस काम करती हैं देश के लिए और बहुत मुश्किल हालातों में काम करना पड़ता है, उसमें ये कह देना कि एक तो ये हटा दिया जाए स्पेशल फोर्सेस आर्म फोर्सेस एक्ट, ये शायद संभव नहीं हो। कुछ ऐसे एरियाज हैं देश के जहां पे आतंकवाद का बहुत ज्यादा खतरा मंडला रहा है। दूसरा ये कि एक बात जो शायद जस्टिस वर्मा साहब ने नहीं कही, मगर मैं कहना चाहता हूं कि शायद साक्षी एक एनजीओ है। साक्षी के मुताबिक 68% भारतीय जज ये समझते हैं कि रेप का कारण महिला के भड़काऊ कपड़े हैं। अब ये मानसिकता सिर्फ पुलिस में ही नहीं है, ये मानसिकता समाज में ही नहीं है, ये मानसिकता जुडिशरी में भी है। उसको भी टैकल करने की आवश्यकता है। और मैं एक
मानसिकता से जुड़ा हुआ भी ये मसला है। तुलसी साहब कह रहे हैं कि जिनके ऊपर इंसाफ की जिम्मेदारी है उनमें से भी बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि कपड़े भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। खैर, ये एक दूसरे मसले की तरफ हम आ गए। अभी हम बात कर रहे थे कि फोर्सेस के बारे में, जैसा आपने कहा कि इस तरह का रिकमेंडेशन डिमोरलाइज करने वाला भी हो सकता है। रंजना कुमारी जी, नहीं देखिए, ये कहना कि रेप करना औरतों के साथ यौन शोषण करें, इंडिविजुअल क्राइम माना जाए ना, उसकी जिम्मेदारी किसी और पर आयद होना तो अपने आप में बड़ी आश्चर्यजनक बात है। कोई ये नहीं कह रहा है कि आप सेना को जो उनका हक अधिकार है वो मत दीजिए, सेना सुरक्षा के लिए हम उनका सम्मान करते हैं, इसमें भी कोई कमी नहीं आ रही है। लेकिन जो बात कही गई है वो ये कि जिस ह्यूमैनिटी के साथ वर्दी में रहने वाले लोग हैं, चाहे वो सुरक्षाकर्मी हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो सेना के लोग हो, अगर वो तमाम ऐसे केसेस, मैं तो पूरे समय वहां पर थी जब जगह जगह से वहां से रिकमेंडेशंस आई, मैंने खुद वर्मा कमीशन के सामने रिकमेंडेशन की, इनफैक्ट तुलसी साहब मुझे वहां मिले भी थे, तो मैं ये कह रही हूं कि वहां पर जो बातें आई उससे स्पष्ट सामने आया कि सीमांत इलाकों में और खास तौर से जम्मू कश्मीर नॉर्थ ईस्ट में तमाम ऐसे केसेस हैं जिसमें सेना के लोगों ने, पुलिस के लोगों ने, सुरक्षा कर्मियों ने रेप किया है, और उस रेप के बदले में ना तो ह्यूमन राइट्स कमीशन कुछ बोलता है, ना सरकार कुछ बोलती है। तो मतलब क्या है, क्या वहां की महिलाओं का सम्मान हमारे देश का सम्मान नहीं है? उसका तरीका, उसका समाधान क्या वाकई ये है कि उस जवान के किए हुए की रिस्पॉन्सिबिलिटी कमांडर पर हो? नहीं, तो देखिए, आप आखिर कहीं ना कहीं तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेंगे, कहीं ना कहीं करेंगे। इसके इतिहास से ठीक लग रहा है। संतोष जी, आपका नजरिया? तो कोई और तरीका बताइए ना, इतने सालों से ये ठीक है। रंजना जी, आ रहे हैं आपके पास, और महिलाओं की अस्मिता। आपका कहना यह है कि अत्याचारों को रोकना है तो जिम्मेदारियों को कहीं तय करना होगा। जी संतोष जी, देखिए, इस देश के पास आज भी क्राइम के विषय में, क्राइम को समझने की क्षमता बहुत ही कम है। आज भी इस देश के पास सही आंकड़े हैं ही नहीं कि वो ये समझ पाए कि छेड़छाड़ की घटनाएं क्यों हो रही हैं, इसमें बिहेवियरल साइंस कहां पे है, इसमें एक साइकोलॉजी कहां रन कर रही है। जब आप रिपोर्ट ही नहीं लिखते हैं जहां से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम स्टार्ट होता है, तो आपके पास डाटा ही नहीं है। आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड देखिए, अगर जो सरकारी आंकड़ा है 2011 का, 10% क्राइम, ये वो क्राइम रेट है जो पुलिस में रिकॉर्डेड है, जो जुडिशरी के इंटरफेरेंस से रिकॉर्ड किए गए हैं। पुलिस के पास जो आंकड़े हैं 10% है टोटल आईपीसी की धाराओं के। ये बहुत ही चिंताजनक है। ये 90% केसेस को रिजेक्ट करने के बाद जो रजिस्टर्ड हुए हैं, ये उनका आंकड़ा है। तो इस देश के पास जब आंकड़ा ही नहीं है क्राइम का, तो वो फैसिलिटी कैसे होगी? नहीं, इस फौज वाले मुद्दे पर दिया गया सुझाव, इस पर आपका नजरिया? देखिए, किसी भी इंडिविजुअल क्राइम के लिए, क्राइम हमेशा इंडिविजुअल होता है। बेटा करेगा, बाप को सजा नहीं दी जा सकती है, लड़के की सजा उसके लड़के को नहीं दी जा सकती है। तो ये क्राइम हमेशा इंडिविजुअल होता है। ये बहुत बेसिक सी बात है। ये जो तमाम इस तरह के आर्गुमेंट किए जा रहे हैं, ये इशू को डाइवर्ट करने जैसा है। ऑर्गेनाइजेशन के भीतर एक पर्टिकुलर एक लिमिट में तो कंट्रोल किया जा सकता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कुछ हद तक की जा सकती है, बट ओवरऑल 10,000 या 5,000 या 200 400 एम्प्लॉयज के ऊपर किसी एक आदमी को रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं की जा सकती है। इंडिविजुअल क्राइम है, उसको इंडिविजुअली ही ट्रीट किया जाना चाहिए। इशू ये है कि क्या उसके लिए कोई प्रॉपर प्लेटफॉर्म है कि जहां विक्टिम अपनी शिकायत दर्ज कर सके। जी, तो ये दो तरह के नजरिए हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि ऐसे इलाके वाकई हैं जहां सेना की वर्दी पहने हुए लोग वो काम अंजाम दे रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, और उसमें महिलाओं के ऊपर किए जा रहे अत्याचार और अपराध भी शामिल हैं। और उसके लिए क्यों ना, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करते हैं किसी एक इंस्टीट्यूशन को, क्यों ना उसकी भी जिम्मेदारी तय की जाए। लेकिन दूसरी तरफ एक नजरिया यह भी है जो कहता है कि अगर आप शिकायतकर्ता जहां पहुंचकर शिकायत करता है उसको आप आसान बना दें, तो ये व्यक्तिगत रूप से अंजाम दिए जाने वाले अपराध हैं और इसके लिए उसको ही सजा दिया जाना चाहिए। इंस्टीट्यूशन को इसके लिए ब्लेम नहीं किया जाना चाहिए। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। सोलह दिसंबर की वो वारदात और उसके बाद पुलिस भी सबके निशाने पर आ गई। पुलिस चौकस होती तो वारदात ना होती, है कहना आसान है, लेकिन थानों में आपराधिक मामलों के एफआईआर होने में कितनी समस्याएं होती हैं कहने की जरूरत नहीं। दूसरे, राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते पुलिस पर बहुत ज्यादा दबाव होता है। पुलिस की लचर प्रणाली और नेताओं की तरफ से इस तरह के दबाव की वजह से पुलिस अपनी ड्यूटी के प्रति मुस्तैद रहने में पीछे रह जाती है और अपराधी इसका फायदा उठाते हैं। लेकिन वर्मा कमेटी के सख्त कानून की दिशा में सुझाए गए प्रस्ताव में पुलिस पर सवालिया निशान लगाए गए हैं। तेजी से बदलते समाज में पुलिस को भी सोसाइटी से सहयोग की जरूरत है और इसकी तस्वीर कम ही सामने आती है। दूसरे, पुलिस को काम करने की आजादी मिलनी चाहिए, न कि हर मोड़ पर नेताओं की निगरानी
जरूरत हो। ऐसे में वर्मा कमेटी के प्रस्ताव से पुलिस असहज महसूस कर रही है और सरकार के कानून को अमल में लाने वाली पुलिस पर दबाव बढ़ गया है। मालवीय साहब, अरसे से रिफॉर्म की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जो कहा वो भी सबके सामने है, लेकिन वो कितना अमल में आ रहा है वो भी सामान्य अनुभव की बात है। ऐसे में पुलिस की तरफ उंगलियां उठाना ये ठीक है क्या? मैं इसमें प्रोसीजर और सजा दो के बारे में कुछ कहने की विचार मेरा है। प्रोसीजर के लिए मैं समझता हूं कि बिल्कुल आवश्यक है कि केस को वर्कआउट करने में 2 महीने का समय बहुत काफी है, उससे कम में करके और एक्यूज्ड को आइडेंटिफाई कर देना चाहिए। बाकी इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की फिर उसके बाद गुंजाइश रहती नहीं है, और उस केस को करने के लिए एक सीनियर महिला एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, उनके फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होने चाहिए, जहां पर इन कैमरा प्रोसीडिंग्स में जो प्रोसिक्यूशन हो वो तो हमेशा एक महिला के अधिवक्ता द्वारा करना चाहिए। अभियुक्त को अपने वकील को चुनने का हक है, इसलिए वो पुरुष वकील को चुनेंगे तो कोई मना नहीं कर सकता है, किंतु उनके साथ भी एक उनको महिला अधिवक्ता को रखने की आवश्यकता बहुत जरूरी है कि कोई ना कोई महिला अधिवक्ता अभियुक्त की तरफ से भी रहे, जिससे यदि कोई अनर्गल प्रश्न अभियुक्त का वकील करता है तो वो महिला अधिवक्ता उसको रोके। इसके अलावा इस केस में मैं सजा के बारे में भी कहना चाहता हूं कि सजा इसमें यदि किसी रेप की विक्टिम की मृत्यु हो जाती है तो वो फिर 302 के अंतर्गत उसमें फांसी की सजा का प्राविधान पहले से है, किंतु हमारे यहाँ यदि ऐसे रेप के केस हो जिसमें पीड़िता की मृत्यु न हो तो मैं समझता हूं उसमें सजा में दंड के रूप में फांसी का प्राविधान होना आवश्यक है। ये जरूरी नहीं कि उसको फांसी दी जाए, लेकिन एक भय हो कि हमको फांसी लग सकती है। तो इस बात को कहीं छोड़ा गया है, जस्टिस वर्मा ने फांसी को लेकर स्थिति ये कहा है कि फांसी जरूरी नहीं है। ये इस बारे में शायद मालवीय जी अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से पुलिस की तरफ लौटें, जहां FIR ही दर्ज कराना अपने आप में बड़ा मुश्किल काम हो तुलसी साहब, ऐसे में फिर उस प्रोसीजर का आगे बढ़ना, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में आगे इंसाफ पीड़ित को मिले, ये इसमें सबसे पहला ताला तो वहां FIR के लेवल पे ही लगा रहता है। जी हाँ, मैं ये समझता हूं कि जो जस्टिस वर्मा ने पुलिस रिफॉर्म की बात की है वो बहुत ज़रूरी हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, मगर उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि सिंपल सोल्यूशन दी जाए कि FIR ही नहीं लिखी जाती। उसके लिए सभी टेलीफोन लाइंस, सारे पुलिस स्टेशंस की ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग होनी चाहिए उनकी, और टेम्पो प्रूफ टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग से ये जो पुलिस का दुरुपयोग होता है कि FIR लिखनी या नहीं लिखनी, लिखनी तो क्या लिखना उसमें, टाइम उसका क्या बदल देना, आगे कर देना, पीछे कर देना, ये जो भी सारी जो नींव है केस की वो लिखी होती है FIR। और FIR जो है आजकल के जमाने में इवन रूरल एरियाज में सारी की सारी शिकायत जो है वो टेलीफोन पे आती है। तो टेलीफोन जो है ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग अगर हो जाएगी, ना तो कोई नेता उसमें दखल दे सकेगा उस इन्वेस्टिगेशन में, और ना ही कोई सीनियर अफसर उस इन्वेस्टिगेशन को दाएं या बाएं कर सकेंगे। मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी रिफॉर्म जो आवश्यक है वो है टेक्नोलॉजी। पुलिस स्टेशन की टेक्नोलॉजी ऐसी हो कि जिसमें गवाहों के बयान भी वीडियो रिकॉर्ड किए जाएं, टेम्पर प्रूफ टेक्नोलॉजी से। सारी दुनिया में यह प्रावधान है, हम पता नहीं क्यों नहीं कर सकते। ब्रंजा जी, सभी मुलजिमों के बयान क्या ये कारगर हो सकता है? क्योंकि इसमें देखिए FIR का सीधे सा मतलब ये होता है कि अपराध का रजिस्टर हो जाना, और वहां के वो उस राज्य के संदर्भ में ये बातें वहां के अपराध में एक अपराध और जुड़ जाना, जाहिर है ये स्टेट की नाकामी दिखाता है। क्या इससे भी वो FIR दर्ज होना और आखिरकार उसको इंसाफ दिलाना, ये पर्पस सब हो जाएगा? देखिए, निश्चित तौर पर तुलसी जी का सुझाव बिल्कुल सही है, क्योंकि उससे एक बात स्पष्ट होती है कि आप FIR ही नहीं लिखते सिर्फ ये बताने के लिए कि हमारे राज्य में या हमारे एरिया में अपराध नहीं हो रहा है। ये मतलब ये तो अपने आप को भुलाए में रखने की बात है, ऑस्ट्रिच की तरह कि आप शुतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन को आपने उसमें घुसा दिया बालू में और आपको लगा कि नहीं चारों तरफ तो कोई तूफान नहीं है समुद्री। तो इससे नहीं काम चलेगा, आपको लिखना पड़ेगा, जानकारी होनी चाहिए कि आखिर किस हद तक देश के अंदर कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। यही जानकारी नहीं होने के कारण इतना सब कुछ हो गया।
कितनी सारी बसें चल रही हैं, क्या हो रहा है, ये सब कुछ मालूम नहीं है लोगों को। जैसा अभी कहा आपके पैनल पर ही कि लोगों को यही तक नहीं पता है कि डेटा क्या है, रिकॉर्ड क्या है, किस तरह से। तो क्यों नहीं हम टेक्नोलॉजी ला सकते हैं? हमारे पास फोरेंसिक टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास इस मामले में रामबाण साबित हो सकती है। एफआईआर लिखने में क्या दिक्कत है? दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये बिल्कुल गैर व्यवहारिक है। ये कोई बहुत अच्छा सुझाव आज के भारत के लिए नहीं है। आज के 100-200 साल बाद ये बहुत अच्छा सजेशन होगा कि हम टेलीफोन से एफआईआर लॉन्च कर सकें। जहां 17% टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है, वहां 100% हम सिक्योरिटी तो दे नहीं सकते हैं। गांव में लाइट नहीं है, बेसिक एमिनिटीज नहीं है। दिल्ली में ऑटो की कंप्लेंट आप नहीं रजिस्टर्ड कर सकते हैं। आप अगर वुमेन सेल पे फोन करिए तो अगर कभी लग जाए तो ये आपकी बहुत अच्छी किस्मत मानी जाएगी, जबकि हम राजधानी की बात कर रहे हैं। शेष भारत को अभी छोड़ दीजिए। तो ये बिल्कुल ही ये 200 साल बाद बहुत अच्छा सजेशन होगा। आज के परिप्रेक्ष्य में मैं बड़े सम्मान से कहना चाह रहा हूं कि जो सेक्शन 154 सीआरपीसी है, जहां से ये क्राइम का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम स्टार्ट होता है एफआईआर, उसमें जरा से बदलाव की जरूरत है। बजाय कंप्लेंट पुलिस में लॉन्च करने के लिए उसको लॉन्च करना चाहिए मजिस्ट्रेट क्या या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट क्या, एमएम क्या लॉन्च करना चाहिए, और वहां की कंप्लेंट कंसर्न थाने के पास आनी चाहिए। होता यह है कि जो रिपोर्ट है, एफआईआर है, वो लॉन्च होती है थाने में और उसकी एक कॉपी भेजी जाती है मजिस्ट्रेट के पास, जो कि गलत है, क्योंकि वो लिख तो लॉज नहीं करेंगे। सरकार तो राम राज्य चलाती है, उनके सरकार में तो कभी कानून का उल्लंघन नहीं होता है, ऐसा उनको प्रदर्शित करना है। तो मुझे लगता है जुडिशरी एक ऑप्शन है, जहां पे भारत का हर गांव 50 किलोमीटर के दायरे में है अपने शहर से, हेडक्वार्टर से, और वो 24 घंटे अवेलेबल अपनी सेवा देने के लिए जुडिशरी ओबलाइज अपने आप को फील करेगी और उसको एक मदद मिल सकती है। ये एक सोल्यूशन हो सकता है। इसका दूसरा कोई विकल्प कम से कम अभी तो दिखाई नहीं देता है, जब तक कि एफआईआर को जुडिशरी के पास हम न भेजें। तो दो तरह के नजरिए निकलकर सामने आए कि एक टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाए, रिकॉर्ड किया जाए उसको जो पीड़ित उस तरफ से कह रहा है, और वो टेम्पर प्रूफ हो और इससे दबाव बढ़ेगा तंत्र पर। लेकिन दूसरा नजरिया ये कहता है कि नहीं, पुलिस के जिम्मे छोड़िए ही मत। दूसरी जगह पर अगर कंप्लेंट लॉन्च करने की व्यवस्था होगी तब पुलिस पर दबाव आएगा कि अब इस बारे में रजिस्टर तो हो ही चुका है केस, अब आइए इसको इन्वेस्टिगेट करें और मामले को अंजाम तक पहुंचाएं। इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं संतोष जी, एक ब्रेक के बाद उनकी बात सुनेंगे। अभी ब्रेक के दौरान भी चर्चा टेक्नोलॉजी वाले मसले पर हो रही थी तुलसी साहब, और सवाल यही कि अगर कोई फोन ही उठा के रख दे या व्यवस्था ये कर दी जाए कि इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, जो अमूमन लोगों का एक्सपीरियंस होता है, तो फिर ये कितना कितना कारगर होगा? आजकल के जमाने में ये नहीं हो सकता है। भारत एक आईटी सुपर पावर है। हम 24 घंटे के अंदर अंदर टेक्निकल डेटा ट्रांसक्राइब करके अमेरिका वापस भेज देते हैं, उसमें कोई गलती नहीं होती। हम स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी अगर टाटा कंसल्टेंसी को बोलें तो वो तैयार करेंगे, और ये टेक्नोलॉजी दुनिया भर में उपलब्ध है, जिसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं हो सकती। और आजकल टेलीफोन वीडियो गांव-गांव में है। हमें सबसे बड़ी जिम्मेवारी देश की सरकार की होती है लोगों की जान और माल की रक्षा करना, और उसके लिए ये मुमकिन बनाया जा सकता है। तुलसी साहब, आपकी बात को नटशल में हम समझ गए क्योंकि वक्त कम है। अब चलते चलते आप सबसे ये जान लें कि अब बहुत जल्द इस पर एक कानून बनाए जाने की, सख्त कानून बनाए जाने की जैसी की मांग है, सुझाव आ गए हैं सामने। आपके हिसाब से मालवीय साहब, क्या बहुत जल्द इस तरह के कानून को मूर्त रूप में लाया जाना मुमकिन है? क्या ऐसा होना चाहिए या इस पर बहुत सोच समझकर एक कानून की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए? नहीं, बहुत सोच समझ के, लेकिन बहुत जल्द दोनों आवश्यक है। और एफआईआर ऑनलाइन की व्यवस्था होनी चाहिए, बहुत आसान है। आईडी होनी चाहिए, सब जगह व्यवस्था है। उनके पास जिन्होंने एफआईआर की उनके पास कॉपी हो जाएगी और ऑनलाइन कॉपी रजिस्टर हो जाएगी, कोई उसमें हेरफेर की गुंजाइश नहीं। संतोष साहब, बहुत क्विक कमेंट। मैं समझता हूं एफआईआर को पुलिस से हटाइए, न्याय का काम जुडिशरी का है। हम जुडिशरी के सामने अपने ग्रीवांस रेज करें और जुडिशरी उनसे कहे कि इस व्यक्ति को आप न्याय दिलाइए, इन्वेस्टिगेशन करिए, ज्यादा अच्छा प्रोसेस। रंजना जी, चलते चलते बहुत संक्षेप में। 30 दिन के अंदर रिपोर्ट तैयार होकर आ गई है। अगर राजनीतिक मंशा है और देश की महिलाओं को सुरक्षा देनी है तो निश्चित तौर पर जब संसद बैठती है तो सभी अक्षरशः इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए, वरना
14 में चुनाव है, जनादेश में लोग बताएं सर, जो लोग बैठे हुए संसदों में और विधायिकाओं में, कि वो लोग देश की महिलाओं के साथ क्या करने जा रहे हैं। तो सुझाव आ गए हैं, अब लेटर स्पिरिट में इसको लागू किए जाने की जरूरत है, लेकिन कई पेचीदगियां भी सामने है। क्या पॉलिटिकल विल में इतना मोमेंटम है कि इसको क्रॉस करते हुए, इन बाधाओं को पार करते हुए आखिरकार वो कानून हमारे सामने हो और एजेंसीज उसको इन्फोर्स भी करें? आइए इस बात का इंतजार करें। फिलहाल बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मेहमानों का। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, इन तमाम खबरों को विस्तार से हमारी वेबसाइट पर आप पढ़ सकते हैं।